नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं बिहार पुलिस प्रेस्टिक सेट 5 लेकर के। इसमें टोटल के टोटल मध्य निषेध वाला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और स्मृति पे आधारित 2022 में जो मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था, टोटल के टोटल उसी क्वेश्चन को आज मैं लेकर के आया हूं। जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएंगे। पूरे जोश और जुनून के साथ आपको इस वीडियो से जुट जाना है और इसे शेयर कर देना है, क्योंकि यही सफलता, यही जो है मेहनत आप लोगों को सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो पहला, एक प्राकृतिक परतंत्र नहीं है। परितंत्र मतलब इसे अंग्रेजी में हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कौन प्राकृतिक नहीं है इसमें? तो बात की जाए बगीचा, बगीचा जो है आदमी बनाता है, जो आदमी नहीं बनाता वो हुआ प्राकृतिक, जो आदमी बनाया उसे मानव निर्मित बोलते हैं। तो बगीचा जो है इकोसिस्टम का वैसा भाग है जिस जो है कि मानव निर्मित है। ये हुआ मानव निर्मित भी बोल सकते हैं या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इसे बोल सकते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक किसमें है? ये सभी का सभी पूछा हुआ प्रश्न है। ये लोकतंत्र में है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है, ना कि राजतंत्र या फिर अलग प्रकार के जी की शासन तंत्र में। तो हम राजनीतिक दल से क्वेश्चन जब पूछेगा और बिहार में चुनाव भी होगा जिस समय एग्जाम रहेगा, तो राजनीतिक दल से क्वेश्चन जो है हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो राजीव कुमार हट चुके हैं और 19 फरवरी 2025 से जो है आपका जो है ये ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार जो है, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार जो है क्या बने हैं? 26वें, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। देखिए 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर ज्ञानेश कुमार जो अभी है। और राजीव कुमार हट चुके हैं 19 फरवरी 2025 को, ये जो है डॉक्टर ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं। और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पार्टी की बात करें, इंडिया में टोटल अभी फिलहाल में कितने नेशनल पार्टी है? तो अभी के समय में 6 नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी मिलता है 1968 के कंडीशन के अनुसार उनको 6% वोट मिलना चाहिए। कम से कम 3 राज्य में उनका जो है चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा लड़े या फिर राज्यसभा लड़े, यही सब कंडीशन होता है उसमें। तो नेशनल पार्टी 6 है। इसमें बात करें तो सबसे पुराना पार्टी की बात करें तो कांग्रेस है। कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह पंजा है, जो आप लोग जानते होंगे जी की। बात करते हैं बीजेपी, ये भी नेशनल पार्टी है। इसकी स्थापना 1980 में श्यामालाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह कमल है, जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी। और तीसरा बात करें तो सीपीआई हो गया। सीपीआई, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह जो है हसिया और बाली है, हसिया बाली है। बात करें बीएसपी, बीएसपी जो मायावती की पार्टी फिलहाल में और काशीराम द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये जो है 1984 में स्थापना किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी 2012 में स्थापना हुआ था। हालांकि इसे, यह एकमात्र ऐसा पार्टी जिसे हाल ही में 2023 में जो है इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, झाड़ू छाप। और बात करें एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी, यह जो है इसकी स्थापना 2013 में हुआ था और ये कहाँ के है? तो ये मेघालय की पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह किताब छाप है। ये एकमात्र ऐसा पार्टी है एनपीपी जिसका नाम आप लोग नहीं हो सकता, जानते होंगे कितने लोग। यह जो है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ऐसा पार्टी है, 7 सिस्टर राज्य का मेघालय और इससे सटे 3 राज्य में, 3 राज्य के द्वारा यह जो है, हालांकि इसका अभी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, फिर भी 3 राज्य में यह अपना प्रभुत्व जमाई हुई है, इसीलिए अभी भी इसका नेशनल पार्टी का दर्जा बरकरार है। तो टोटल के टोटल यही 6 पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक कौन है? आप सुने होंगे जब बीमार पड़ता है तो उसे आदमी जो है अपने बॉडी को स्कैनिंग, जिससे डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, उस तरह से जो है शरीर का स्कैनिंग होता है, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, मतलब एमआरआई से बोला जाता है। मैग्नेटिक रिसोनेंस और इमेजिंग इसे बोला जाता है। अब इसमें जो है तीनों का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनआरआई का मतलब हुआ नॉन रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस पूछता है ये सब क्वेश्चन। नॉन रेसिडेंस इंडियन हो जाएगा, नॉन रेसिडेंस इंडियन। ये जो है नागरिकता संबंधित कानून में एनआरआई जो है, जो 35A हटा था जी की, उस समय नागरिकता के समय एनआरआई जो है आप लोग नाम सुने होंगे जी की, नॉन रेसिडेंस इंडियन। एफआरआई का मतलब हुआ, एफआरआई का मतलब हुआ आपका जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सीआरआई का मतलब हो जाएगा आपका जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल
रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और MRI का मतलब होगा आपका मैग्नेटिक रिसोंस, यहाँ रिसर्च नहीं, यहाँ रिसोंस होता है, मैग्नेटिक रिसोंस इमेजिंग हो जाएगा, मतलब छाया प्रतिबिंब, मैग्नेटिक रिसोंस इमेजिंग। तो ये जो है चुंबकत्व पर आधारित होता है, मैग्नेट पर आधारित होता है, इसलिए मैग्नेटिक इसके आगे नाम में लगता है। नाइदर, ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन आप इसमें जानते होंगे। नाइदर द बॉय नॉर द टीचर प्रेजेंट, तो यहाँ पे जब यहाँ पे रहेगा प्लुरल तो और यहाँ पे सिंगुलर, तो सिंगुलर के अनुसार इसका आंसर जो है इज हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो हिंद चीन में शामिल होने वाला देश था वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसके बारे में एक फैक्ट आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि जैसे जो है भारत अखंड भारत था, उसी तरह से पहले वियतनाम, लाओस, कंबोडिया भी एक ही था, और इसका जो था, इसे बोला जाता था इंडो फ्रांस चाइना इंडो फ्रांस। इसका जो संयुक्त नाम था, उसका नाम था फ्रांस इंडो चाइना, इसको संयुक्त रूप से बोला जाता था। मतलब इन्हीं 3 कंट्री का इस पर प्रभुत्व रहता था। इंडिया और चाइना से इसका जो है बोलचाल, वेशभूषा, नस्ल सभी इससे मैच करता था, इसीलिए इसको इंडो चाइना भी बोला जाता था। इस पे जो है फ्रांस का प्रभुत्व था। इसका कहानी बहुत मजेदार है। फ्रांस का प्रभुत्व था, लेकिन जब इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने फ्रांस को यहाँ से हटा करके जो है अपने खुद कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जापान पे जब जैसे ही बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान सरेंडर हो गया और पूरी दुनिया से जो अपने प्रतिनिधित्व को हटा लिया, फिर से फ्रांस वहां कब्जा कर लिया। वहां जो है यहाँ के लोग जो है फ्रांस से आज अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, और उसी लड़ाई में जो है जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता पूछेगा, तो जेनेवा समझौता 1954 में होता है, और इसी 1954 के जेनेवा समझौता के तहत जो है फ्रांस जो है इंडो चाइना क्षेत्र को 3 टुकड़ा में तोड़ करके जाता है। जिससे भारत को जी के अंग्रेज लोग कई टुकड़ा में तोड़ के गए थे, उसी तरह से इसे भी 3 टुकड़ा में तोड़ करके जाता है, और वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश बन जाता है वहां पे जो है। कंबोडिया में पूछता है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वक समता का प्रतिबंध नहीं है? त्रिभुज सर्वक समता, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो सर्वक समता, जिसे एक ही चूड़ी पर एक ही चूड़ी रख दिया जाता है, यदि जब शेप बराबर ले ले तो उसे सर्वक समता बोला जाता है। तो सर्वक समता के पहले हम शर्त लिख देते हैं, उसके बाद हम इसके कौन कौन नहीं होता है, कौन कौन होता है, ये बहुत इसमें इंपोर्टेंट है। जिसके बाद होता है पहले वो लिख देते हैं, कौन कौन विधि से सर्वक समता होता है। तो एस साइड से सर्वक समता हो जाता है, और हो जाएगा आपका एंगल से सर्वक समता हो जाएगा। फिर साइड एंगल साइड से सर्वक समता हो जाएगा, साइड एंगल साइड से सर्वक समता हो जाएगा। और फिर आगे बात की जाए इसमें, साइड एंगल साइड से एंगल साइड से सर्वक समता हो जाएगा, एंगल साइड से। और RHS मतलब यार का मतलब वो यहाँ पे कर्ण, यदि जब किसी त्रिभुज का कर्ण बराबर रहे और उसका एक भुजा भी इक्वल रहे तो भी सर्वक समता हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 विधि से किसी भी त्रिभुज को सर्वक सम हम सिद्ध कर सकते हैं। नहीं कौन कौन होता है? तो नहीं के लिए एक उल्टा आ से याद कर लेना है, ASS, और एगो ई पट्टी से आ से याद कर लेना ASS, ये नहीं होता है। ये दोनों सर्वक समता का रूल नहीं होता है। और एक होता है एंगल, यदि तीनों कोण भी बराबर हो फिर भी वो सर्वक सम नहीं होगा, ये होता है नहीं, नॉट होता है। तो ये तीनों में से जो है आप जो भी ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन को आप लोगों को टिक मार लेना है। ASS, हालांकि यही था जो कि ऑप्शन में यही था SSA, ये सर्वक समता का रूल नहीं है। तो ये दोनों में अंतर आ गया होगा समझ में। तो ये ऐसा, यदि जब एंगल साइड रहेगा सर्वक सम नहीं होगा, साइड एंगल रहेगा यह भी सर्वक सम नहीं होगा, और एंगल रहेगा यह भी सर्वक सम नहीं होगा। सर्वक सम 5 तरीका से हो सकता है, साइड एंगल साइड, और राइट हैंड साइड से इसे बोल सकते हैं, या फिर कर्ण बोल सकते हैं इसमें। अमेरिका की खोज किसने की थी? 7वां क्वेश्चन। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस यह आया था इंडिया खोजने, और
समुद्र में, चूंकि उतना उस समय जो कोई जानकारी नहीं था और चला गया था चाइना और हाँ अमेरिका के पास। तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया था और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का वास्को डिगामा ने इंडिया का खोज किया था। वास्को डिगामा दुनिया के स्तर पे, मतलब यूरोप के स्तर पे जो है जाना जाता है। हालांकि इंडिया कौन देश का कोई खोज नहीं किया है, उसके नजरिए में हम लोगों का खोज अब हुआ है, लेकिन हम लोग का इतिहास जो है लाखों वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे 1498 ईस्वी में जिस रास्ता से आया था उसे बोला जाता है कैप ऑफ गुड। कैप ऑफ गुड, जिस रास्ता से वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से इंडिया आया था, उस रास्ता का नाम है कैप ऑफ गुड। कैप ऑफ गुड था और इसके जहाज का नाम था सांता मारिया। वास्को डी गामा से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है क्योंकि ये इंडिया की खोज किया था। सांता मारिया जो है उसकी जहाज का नाम था सांता मारिया। 3 जहाज से आया था, 3 जहाज से इन्होंने जो है आया था। और वास्को डी गामा एक और क्वेश्चन आया था, ये अपने जीवन काल में इसने जो है 3 बार इंडिया की यात्रा किया था। वास्को डी गामा 3 बार इंडिया की यात्रा किया था, जिसमें लास्ट बार जब आया था तो इसकी कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो कोच्चि पड़ता है केरल में, और केरल में इसकी जो है मृत्यु हो गया था। मृत्यु का डेट भी दिया होगा, मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को, 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को इसको जो है केरल के कोच्चि में मृत्यु हो गया था। और मृत्यु का कारण क्या था, मलेरिया। आप लोग को ऐसा ना लगे कि कोई मार दिया था, नहीं, मलेरिया कारण मृत्यु हो गया था। फिर इसके लाश को जी के भेज दिया गया था पुर्तगाल, और वहीं पे उसका जो है लिस्बन या कोई शहर में वहीं पे इसका जो है अंतिम संस्कार किया गया। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये ऑप्शन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन के अनुसार जो है छांटा जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था। तो लोकतंत्र की स्थापना की बात करें तो दुनिया के स्तर पे जो है प्राचीन एथेंस में हुआ था। प्राचीन एथेंस यूनान की तरफ पड़ता है और 560 बीसी में हुआ था। 560 बीसी मतलब ईसा पूर्व में जो है कि लोकतंत्र का सबसे पहले नींव एथेंस यानी यूनान में रखा गया था। ऐसे माना जाता है कि महाभारत के समय में हम लोग के राजा जो भरत थे, जिनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, वो भी देखिए अपनी प्रजा से एक प्रतिनिधित्व को चुन करके हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठा दिए, तो वो भी माना जाता है हम लोग के इतिहास में। लेकिन दुनिया चूंकि यूरोप के इतिहास को मानती है, इसलिए हम लोग को एग्जाम में भी यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का नींव जो है एथेंस में रखा गया, 507 बीसी में रखा गया। और आगे बात करें लोकतंत्र से, क्वेश्चन पूछता है विंस्टन चर्चिल लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा कौन दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 10th बेस्ड एग्जाम होगा, 12th बेस्ड, और इसमें जो है 10th में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। लोकतंत्र का नींव जो है किसने रखा, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा तो अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली की एक उत्तम व्यवस्था है। तो अब्राहम लिंकन कहाँ का था, यह अमेरिका का जो है राष्ट्रपति था। अब्राहम लिंकन, एक मिनट, अब्राहम लिंकन इन्होंने ही बोला था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए सबसे उत्तम शासन व्यवस्था, और सबसे उत्तम परिभाषा इन्हीं का माना जाता है। और बात की जाए इसमें जो है विंस्टन चर्चिल लोकतंत्र के बारे में क्या बोला था। विंस्टन चर्चिल जो महात्मा गांधी को अर्धनागा फकीर बोला था, विंस्टन चर्चिल क्या बोला था कि लोकतंत्र जो है, क्या बोला था वो मैं लिख करके लाया हूँ। लोकतंत्र सबसे खराब रूप है जिसे समय समय पर जो है लोगों के द्वारा आजमाया जाता है, शासन के द्वारा जो है आजमाया जाता है। मतलब लोकतंत्र के बारे में विंस्टन चर्चिल ने भद्दा टिप्पणी किया था कि लोकतंत्र सबसे खराब व्यवस्था। बाकी आप इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि लोकतंत्र का नींव प्राचीन एथेंस में 507 बीसी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत ही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना, अभी 21 वाली जनगणना हुआ नहीं है। जनगणना हालांकि सर्वप्रथम जो है कब हुआ था उसके बारे में भी हम पूरा जनगणना के बारे में जानते हैं। जनगणना जो है पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। जनगणना किसके समय आरंभ हुआ था, तो लॉर्ड मेयो अंग्रेज के समय हुआ था। और ये जनगणना 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में हुआ था। और किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। नौरोजी इसे ग्रेट ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत सारे पुस्तक है, द पॉपुलरिटी ऑफ स्पीसीज, या फिर ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी थे। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे और इसीलिए इनका यह जो है ब्रिटेन का सांसद भी बने थे। दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही स्टार्ट किए। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें जो है
जनगणना 2011 की जनगणना जो है, फिर नियमित जनगणना 1881 से होने लगा, 10 साल बाद 10 साल में 81, 91 और इसी तरीका से चलने लगा है देखिए। तो नियमित जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना पहले जान लेते हैं, जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। डेमोग्राफी, जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बात करें 2011 की, पहले हम भारत की बात करते तो भारत की टोटल जो है, भारत में जो है 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर अधिक थी और महिला के कम। पुरुष की साक्षरता की बात करें तो 65.46% था, और महिला साक्षरता की बात करें तो 50 पॉइंट नहीं, ये महिला था। महिला का साक्षरता दर 65 पॉइंट था और पुरुष का साक्षरता दर 82.16% था जी। पुरुष 82.16 और महिला की बात करें 65.46। चूंकि हम लोग बिहार से रिलेटेड ज्यादा पूछ सकता है, इसीलिए हम बिहार का कंपेरिजन कर लेते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार का एवरेज जो था इंडिया से कम था। देखिए बिहार की बात करें तो इसमें जो है टोटल 61.8% जो है साक्षरता दर था। 61.8% जो साक्षरता दर था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर तो अधिक होगा ही। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर बिहार में था टोटल के टोटल जो है 71.2%, जो कि एवरेज कम है। और महिला साक्षरता दर था इसमें जो है 51.5%। ये था महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर 51.5%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, और टोटल एवरेज साक्षरता दर जो पुरुष और महिला सब मिलाकर के बना वो 61.8%। तो बिहार की पूछता सबसे अधिक जो है शिक्षित राज्य कौन है, केरल। सबसे कम शिक्षित राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार कौन था, वो था बिहार है जी। बिहार में सबसे अधिक पटना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इसके लिए इंपोर्टेंट बनता है। बेकिंग सोडा साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है बेकिंग सोडा को बोला जाता है NaHCO3। NaHCO3 यहाँ से H से आपको जो है पहचानना होगा। इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा। और एक होता है धोने वाला सोडा, जो सर्फ में भी इस्तेमाल किया जाता है। धोने वाला सोडा की बात करें तो धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 into 10H2O। ये होता है धोने वाला सोडा होता है, और वो होता है खाने वाला सोडा है। सोडा इसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसे बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और उसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसमें बाई मतलब खाओ और केवल सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो समझ जाना कि धोने वाला सोडा होता है। और सूत्र आपका पूछ सकता है, सूत्र कौन कौन पूछ सकता है, संगमरमर का सूत्र पूछ सकता है। संगमरमर का होता है CaCO3। पारा का पूछ सकता है संकेत Hg होता है। सोडियम का संकेत पूछ सकता है, सोडियम का परमाणु संख्या और संकेत पूछ सकता है तो Na होता है और 11 और परमाणु भार 23 होता है इसका। और पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछ सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्ल राज भी बोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। तो इस प्रकार के सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य की टीम ने 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी, पहले विजय हजारे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विजय हजारे कौन थे, फिर उसके आंसर की तरफ जाएंगे। विजय हजारे यह जो है 1950-51 से 52 के समय जो है यह इंडिया के कैप्टन थे, जिसे अभी रोहित शर्मा है। उस तरह से विजय हजारे जो थे इंडिया के कैप्टन थे। इसे अभी रणजी वनडे के नाम से जाना जाता है। रणजी ट्रॉफी आप लोग सुने होंगे। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी का ही दूसरा नाम है जी। कि यह घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट इसे जो है खेला जाता है दो स्टेटों के बीच खेला जाता है इसे, या फिर दो शहरों के बीच। इसमें जो बात की जाए इसमें तो 1951 से विजय हजारे की बात करें तो 1951 से 1953 के कैप्टन थे, इंडिया टीम का कैप्टन थे। उस समय आप लोग का देश बढ़िया से आजादी से उभरा ही था, कि खड़ा भी नहीं हुआ था उस समय के यह कैप्टन थे। और जैसे अभी पाकिस्तान से मैच होता है, एंटी रहता है, उस समय का हम लोग का दुश्मन था इंग्लैंड। और इंग्लैंड से जो है ये इंग्लैंड से यह जीते थे। पहला टेस्ट मैच जीतने वाला जो है टेस्ट मैच जीते थे, टेस्ट मैच।
तो विजय हजारे जो है अपने समय के नामी प्लेयर थे और यह मध्यम गति का बॉलर भी थे, बैट्समैन थे और साथ ही साथ मध्यम गति का बॉलर भी थे। और सबसे पहले इन्होंने ही 1000 रन बनाया था। भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो सबसे पहले भारत का वैसे खिलाड़ी जो सबसे पहले बनाया है 1000 रन, वो विजय हजारे ही था जी की। और सबसे अधिक बार बात करें तो सबसे अधिक बार तमिलनाडु जीता इस खिताब को, तमिलनाडु। और तमिलनाडु को टोटल अभी तक 5 बार जीत चुका। 2002 से इसकी जो है स्थापना हुआ था। इस खेल की स्थापना कब हुआ था? 2002 में ही हुआ था, 2002 से स्थापना हुआ था। और इस 2021-22 में जीता था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कर्नाटक को हरा करके। किसे हरा करके? उप विजेता कौन था? तो उप विजेता कर्नाटक था। और तमिलनाडु जो है इसको सबसे अधिक बार जीता था जी। और इससे क्वेश्चन नहीं बनता। अगले क्वेश्चन बात करें, इफ ये क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसे आप जो है अपने अनुसार ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद है जीत जोड़ इंद्रिय। ये सभी हम इसीलिए ले आए कि ये सब क्वेश्चन इस लेवल का पूछता है, आप इस लेवल के जाकर के तैयारी कर सकते हैं। मृदा पर्दन को रोका जा सकता है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी के कटाव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो मिट्टी के कटाव को हम लोग जो है पेड़ लगाकर रोक सकते हैं। बाकी ऑप्शन के अनुसार जो है हो जाएगा, पेड़ लगाकर रोका जाता है, पेड़ लगाकर। बात करते हैं मृदा की, बात करते हैं तो मृदा लेटराइट मृदा होता है। मृदा से क्वेश्चन आता है काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा की बात करें तो काली मृदा का अन्य नाम रेगुर मृदा होता है, रेगुर मृदा। कपास की खेती इसी मृदा में होता है। पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो है, मिट्टी का पीएच मान जो है 3.5 से लेकर के 7 के बीच होने चाहिए। 3.5 से लेकर के जो है मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 3.5 से लेकर के 10 तक होना चाहिए। मृदा का पीएच मान 3.5 से लेकर के 10 के बीच होना चाहिए। अब पीएच स्केल के बारे में जानते हुए थोड़ा सा बता देते इसमें कि पीएच स्केल क्या होता है। यदि किसी मिट्टी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा। 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। कोई भी विलयन हो या कोई भी अम्ल हो, 7 से अधिक हो जाएगा कोई भी विलयन तो हो जाएगा क्षारीय। 7, 8, 9, 10, 14 तक रहता पीएच स्केल जो है, 0 से 14 तक होता है। और इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। और 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहता है तो 7 से कम को हम लोग अम्लीय बोलते हैं। तो ये गीला समय, जिस जगह पे ज्यादा बारिश होता है, यानी बारिश में अम्लीय आएगा, तो अम्लीय जिस स्थान पे ज्यादा बारिश होता है तो वहां का मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, और जहां सूखा रहता है वहां का मिट्टी नमकीन यानी क्षारीय हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो निहाल सरीन जो है संबंध रखते ये है शतरंज से, शतरंज से। भारत के शतरंज, शतरंज को सबसे पहले दुनिया में उजागर किसने किए? तो शतरंज खेल में जो है आपका विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जो है सबसे फेमस माने जाते हैं। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खेल में सबसे फेमस माने जाते हैं। और आपका एक दो खिलाड़ी और है, आपका हो जाएगा निहाल सरीन, निहाल सरीन, निहाल सरीन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और एक और जो है आपका जो है फेमस है वो है गुकेश डी, गुकेश डी के बारे में बोल रहे थे। गुकेश डी जो है, गुकेश डी सबसे फेमस खिलाड़ी है अभी के समय में, जो विश्वनाथ आनंद से भी ज्यादा। तो गुकेश डी आपको जो नाम याद रख लेनी है, निहाल सरीन याद कर लेनी है, और विश्वनाथ आनंद तो आप जानते होंगे। तो विश्वनाथ आनंद, गुकेश डी और आपका निहाल सरीन, ये तीनों के तीनों शतरंज के खिलाड़ी है। शतरंज का अर्थ जान लेते हैं थोड़ा सा। शतरंज, शतरंज का अर्थ होता है, इसकी खोज भारत में ही हुआ है। इसको बोला जाता है चतुरंग, चतुरंग बोला जाता है। ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है चतुरंग। और आप नाम सुने होंगे जी की चतुरंगनी सेना, रामायण महाभारत में देखने को मिलता है। चतुरंगनी सेना मतलब कि चौसर की तरह सजाया हुआ सेना। और यह खेल भी राजा ही महाराजा ज्यादातर खेलते थे। इस खेल से आप लोग एक क्वेश्चन यदि जब पूछ देगा तो सभी लोग उसमें उलझ जाएंगे। इसमें गोटी पूछता है, प्लेयर की संख्या तो 2 ही होता है इसमें। इसमें गोटी खेल पूछता है, गोटी कितना गोटी होता है, जैसे लूडो छक्का में होता है वैसे गोटी इसमें होता है। तो इसमें टोटल के टोटल 16 गोटी होता है, 16 गोटी होता है गोटी। जिसमें दो, जिसमें कौन कौन होता है? एक होता है राजा, एक होता है रानी, एक राजा और एक रानी। और फिर होता है आपका जो है 2 होता है इसमें जो है 2 घोड़ा हो जाएगा, 2 हाथी हो जाएगा, और 2 ऊंट होता है। 2 ऊंट, इसकी गोटी ऐसा रहता है, ऊंट जैसा शेप का बना रहता है। और 8 सिपाही होता है, टोटल के टोटल 8 सिपाही। तो टोटल गोटी की संख्या 16 हुआ। 8 2 10, 2 12, 2 14, 1 15 और 1 16। तो टोटल के टोटल शतरंज खिलाड़ी में 16 गोटी। प्लेयर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 16 गोटी होता है। 2, एक राजा, एक रानी, 2 घोड़ा, 2 हाथी, 2 ऊंट और 8 सिपाही होता है। बिल्कुल जैसे युद्ध करने जाना, वार की तरह जो है इसमें जो है पंक्ति को सजाया जाता है।
इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पे या तो आप यसद लेपन कर दे, यसद लेपन, या फिर ग्रीज लगा दे, ग्रीज मतलब ग्रीस, या फिर जो आपका जो है जस्तीकरण कर दे, जस्तीकरण, या फिर एनोडीकरण। ऑप्शन के अनुसार आपको जो है चुनना होगा, एनोडीकरण। या फिर आपको उसे बचाना है तो आप उसमें कुछ मिश्र धातु मिला दीजिए, क्योंकि शुद्ध धातु में ज्यादा जंग लगता है और मिश्र धातु में देर से जंग लगता है। तो ये सभी के सभी प्रक्रिया जो है जंग से लगने के लिए फेमस है। और जंग का सूत्र होता है यहाँ पे Fe2O3 इंटू XH2O होता है, ये जंग का सूत्र होता है। Fe2O3 इंटू XH2O ये जंग का सूत्र होता है। और जंग लगना को ही संक्षारण बोलते हैं, जंग लगने की क्रिया को ही संक्षारण बोलते हैं। संत रविदास वाज ए संत, संत रविदास का, जन रविदास के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है चमार जाति यानी दलित जाति में पैदा हुए थे, चमार जाति में। और कहाँ पैदा हुए थे? तो काशी में। और ये किसके समकालीन थे? तो ये कबीर के समकालीन थे। इनके कहानी बहुत फेमस है। यह जो है गंगा माता के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और ये कि कंगन उंगन मिलता है। और यह जो है 700 पंडितों को जो है 700 पंडितों को जी की शरण में लिए थे। और कितना मन तो जनेऊ हो गया था। इनके बारे में एक अलग ही कहानी देखने को मिलता है। अब अगले का क्वेश्चन है, उसने मुझे सोता हुआ देखा। एक ट्रांसलेशन भी आपका जो है इसमें पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें तो उत्तर में जम्मू के श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक जो है यह सड़क बना हुआ है। इसमें एक सड़क नहीं आता है, इसमें बहुत तरह के सड़क आता है। कौन कौन सड़क आता है जो बताते हैं। इसमें नेशनल हाईवे 1, 2, नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे कौन कौन? तो 1, 2, 3, 7, 26 और एक आपका हो जाएगा 47 इतना सड़क जो है नेशनल हाईवे को जोड़ता है। यह गलियारा मतलब उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण बिल्कुल अंतिम छोर तक के जो यह होता है। देखिए इसकी टोटल लंबाई 4000 प्लस किलोमीटर है, 4000 प्लस लगभग किलोमीटर है। दुनिया में सबसे लंबा कौन है? तो दुनिया में सबसे लंबा की बात करें तो जो भारत को रूस को जोड़ता है, भारत को रूस को जोड़ता है, भारत रूस को जोड़ता है। यह भी देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से इसे भी जाना जाता है। और यह जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, और इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर। तो ये सभी आपको जो है खास करके इंडिया वाला याद कर लेना है, जो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जो है जोड़ता है। देखिए सबसे और साथ पूछता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपका हो जाएगा नेशनल 44 NH44 का एक खास करके बोला जाता है। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा की बात करें तो नेशनल हाईवे 548, नेशनल हाईवे 548 भी माना जाता है। नेशनल हाईवे 548 और 118, नेशनल हाईवे 118 ये सभी अपडेट किया हुआ, गूगल से सर्च किया हुआ क्वेश्चन है। आपको बीसीएस से समय समय पे अपडेट होते रहता है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव पूंजी निवेश करने का जरिया है। पूंजी किससे निवेश किया जाता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन जो धरा जाएगा। तो निवेश जो है मतलब खर्च किसमें किया जा सकता है? शिक्षा में। मानव जो है अपनी पूंजी को शिक्षा में खर्च करता है, स्वास्थ्य में खर्च करता है, आवास प्रवास में खर्च करता है, परिवहन में खर्च करता है। यही सब जो है चिकित्सा में, यही सब जो है आपका जो है मानव पूंजी का खर्च करने का तरीका है। देखिए तृतीय क्षेत्र सम्मिलित है। तो 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया आपका, कृषि, पशुपालन, कृषि और पशुपालन हो जाएगा जी आपका। द्वितीय क्षेत्र में आता है व्यापार, द्वितीय क्षेत्र में व्यापार आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसमें बैंकिंग, संचार प्रणाली ये सभी के सभी सम्मिलित होता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, इसे आपको जो है ऑप्शन से जी की पकड़ लेना है जी कि कौन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन प्रथम क्षेत्र में। जहां उत्पादन होता है, जैसे समझिए गेहूं या धान हुआ, ये खेत से काटा, ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र, फैक्ट्री में गया तृतीय क्षेत्र, और फिर वहां से जो है अलग रिसेल होने के लिए भेजा गया तो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में बांटा गया है। किस देश में नाजी पार्टी का स्थापना हुई थी? तो नाजी पार्टी जो है हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी, नाजी पार्टी हिटलर के द्वारा जो है जर्मनी में स्थापना किया गया था, जो कि नाजीवाद भी इससे बोला जाता है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1920 को हुआ था, 20 फरवरी 1920 को हुआ था। आगे जाकर के हिटलर कमांड किया था, लेकिन फिलहाल स्थापना 20 फरवरी 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पे बहुत सारे प्रतिबंध लगने के बाद भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला वन है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है फैला वन है वो हो जाएगा उष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण मतलब गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन जो है भारत के अधिक क्षेत्र में फैला हुआ। और लगभग उत्तर भारत के सभी राज्य, जिसमें आपका मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो जाएगा आपका जो है, बिहार हो जाएगा आपका जो है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा,
छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और आपका जो है वेस्ट बंगाल, ये सभी के सभी जो है राज्य जो है पर्णपाती वन का अधिक जो है यहाँ पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो 2021 में जो है किसे दिया गया था प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार? तो ये था साइरस पूनावाला, क्योंकि 22 में एग्जाम हुआ था इसीलिए 21 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है और उसमें पूछा गया था। तो साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला। और यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट, उस समय कोरोना आया था तो उस समय जो है कि यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसीलिए साइरस पूनावाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछता है, 2023 में किसे मिला था? तो ये मिला था नरेंद्र मोदी को, जिसके लिए राजनीतिक विवाद भी हुआ था कि नरेंद्र मोदी को क्यों दिया गया लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और 2024 में किसे मिला है? तो 2024 में मिला सुधा मूर्ति को। ये हम लोग को पूछ सकता है। उसके अनुसार क्या होगा कि जब मध्य निषेध का 22 में एग्जाम था तो 21 वाला पूछा है, साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था, तो 25 में एग्जाम हो रहा है तो सुधा मूर्ति भी पूछ सकता है कि सुधा मूर्ति जो यहाँ पे जो है इसको लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत का तंतु बना होता तो विद्युत का तंतु टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। बाकी हीटर की बात करें, टंगस्टन का संकेत W होता है और इसका परमाणु संख्या 67 होता है। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 होता है, 74 होता है इसका। और यह जो है अधिक उष्मा का जो है सहन करता है। और एक होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम जो होता है ये हीटर में प्रयुक्त होता है, ये इसका प्रयोग जो है विद्युत हीटर में किया जाता है, यह इससे भी अधिक उष्मा का सहन करता है। तो नाइक्रोम और टंगस्टन ये दोनों के दोनों जो है फेमस है ये, और इसमें जो है हीटर में आपका जो निकेल और क्रोमियम का भी प्रयोग होता है। तो नाइक्रोम की जगह आपका निकेल भी रहेगा तभी इसका भी हीटर में प्रयोग होता है, क्रोमियम भी रहेगा तो इसका भी हीटर में प्रयोग होता है। तो ये सभी उच्च जो है उष्मा को सहन करने वाला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से? तो ये मैथ का क्वेश्चन आप बना सकते हैं फॉर्मूला रख करके। तारापुर केंद्र स्थित है, तो तारापुर केंद्र जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा आपका राजस्थान में, राजस्थान में। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम आपका जो है कलपक्कम तमिलनाडु में, तमिलनाडु। काकरापारा की बात करें, ये सभी परमाणु संयंत्र है, काकरापारा। तो काकरापारा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जो है काकरापारा कहाँ? तो ये गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। भाभा कहाँ है? घरवा में। भाभा कहाँ है? तो भाभा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र के ट्राम्बे में हो जाएगा, भाभा महाराष्ट्र के ट्राम्बे में हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन जो है पूछता है कि भाभा, काकरापारा, कलपक्कम, रावत भाटा। कैगा कहाँ है? तो कैगा आपका कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटक। बिहार में कौन है? तो बिहार में एक छोटा सा बरौनी, बिहार में बरौनी जो है, बरौनी उतना फेमस नहीं, वो परमाणु संयंत्र है और ये ताप विद्युत कारखाना है, तो बरौनी बिहार में फेमस है। यहाँ पे तारापुर की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, तारापुर की स्थापना 1961 में हुआ था। इसे आप जो है बोल सकते हैं कि रावत भाटा 1973 में, उतना अंदर नहीं जाना है कि केवल याद रखना है कि कौन सी जगह जो है कहाँ पर। लीलाधर जुगड़ी का द्वारा रचित कविता, ये हिंदी आ गया, तो लीलाधर जुगड़ी के द्वारा जो है कौन कौन रचा गया था वो हम पर लिख देते हैं। शंखमुख, शंखमुख, शंखमुख लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचा गया था। रात अब भी है, रात अब भी है, अब भी है, ये भी लीलाधर जुगड़ी की रचना है। और इसमें भय की भक्ति दे, अनुभव के आवास, ये अनुभव, अनुभव के आकाश, अनुभव, अनुभव के आकाश, ये जो है लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित है। हिंदी तो पूछेगा ही पूछेगा देखिए, और कोई भी लेखक राइटर पूछ सकता है, बहुत सारा फेमस पेपर है। बाकी इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन याद कर लेना, कम से कम बेसिक क्वेश्चन नहीं छूटे। जिससे राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कृतियां जो है बहुत पूछता है। इस त्रिभुज के यदि एक शेष दोनों कोनों के योग को बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा कौन? इस त्रिभुज में यदि एक को शेष दोनों का योग के बराबर, मतलब एक कोण, एक भुजा दोनों दोनों कोनों के योग के बराबर हो, मतलब एक कोण दोनों कोण के योग के बराबर हो। जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि यदि कोई त्रिभुज है, इसका जो एक कोण है दोनों कोण के योग के बराबर है, तो ठीक से समकोण होगा, ये 90 होगा और ये 45 हो जाएगा। तो एक कोण दोनों के योग के बराबर हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। देखिए भारतीय शास्त्रीय बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो प्रथम सीडीएस थे, वो थे जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। इनकी जो है मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। कब हुआ था? तो दिसंबर, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अपने परिवार सहित इनकी मृत्यु हो गया था। देखिए 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गया। देखिए पहले सीडीएस थे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, इनके द्वारा भी बहुत सारा कहानी जो है रचित है, जैसे महिला आंचल हो गया, जुलूस हो गया। इनके द्वारा जो है प्रमुख है महिला आंचल, बहुत फेमस है महिला आंचल।
महिला आंचल, महिला आंचल। और ये कितने चौराहे, कितने चौराहे, कितने चौराहे। और फेमस यहाँ पे आपका जो है ठुमरी, जुलूस हो गया, जुलूस हो जाएगा, और ठुमरी, ये सभी के सभी यहाँ पे फेमस है। यहाँ पर महिला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस और ठुमरी, ये सभी के सभी जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि न्यूयॉर्क में हुआ था इसकी स्थापना, और किसके लिए हुआ था? शांति के लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कौन कौन, इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा टोटल मेंबर की बात करें तो अभी 193 देश, 193 देश जो है इसका सदस्य है। लास्ट जो है दक्षिण सूडान बना था इसमें। और इसमें देश की बात करें तो 5 अस्थायी देश होता है जो अनिश्चित काल के लिए, मतलब इसका कोई कार्य का लिमिट नहीं होता है। और जो है 10 जो है अस्थायी होता है, 10 देश जो है अस्थायी होता है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है। अस्थायी देशों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है, मतलब इनके सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इसके जो है अस्थायी देश में कौन कौन आ गया? रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस, और आपका जो है ब्रिटेन हो गया। ये सभी का सभी अस्थायी देश है जी, और उसके पास वीटो पावर है, ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है ये जो है लाल लाल जो है रक्त दिखता है। लाल रक्त किसके कारण दिखता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। और इसमें बात करें तो लोहा, लोहा धातु पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। बात करें क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा होता है। और इसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधा जो है पेड़ पौधे का भोजन का संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 36, इंग्लिश का क्वेश्चन है, परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो ये जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हवा के द्वारा भी होता है, ये प्राणी के द्वारा भी, कोई आदमी फूल तोड़ने गया और दूसरे फूल पर गया, इसके माध्यम से भी हो सकता है, और पक्षी के द्वारा और कीट के द्वारा। तो ऑप्शन के अनुसार ये सब क्वेश्चन जो है हो जाएगा सही, कि आपको जो है कौन ऑप्शन इसमें सही कर रहे हैं। देखिए वायु से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, और प्राणी, वायु जल प्राणी 3 ऐसे इसका करेक्ट आंसर होता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। तो ये जो है जनरेटर का काम रहता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। बाकी बात करते हैं इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या बात करते हैं इसमें मोटर का काम क्या होता है, विद्युत मोटर। तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये जो है विद्युत ऊर्जा मतलब लाइन लेता है, और यांत्रिक ऊर्जा हवा देता है, जैसे पंखा हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बात करते हैं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। बैटरी पूछता है, बैटरी, विद्युत बैटरी यानी सेल। तो बैटरी का काम रहता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सभी का सभी क्वेश्चन जो है ऊर्जा संबंधित फेमस है। कि सितार भी पूछ सकता है, सितार किसमें किसको बदलता है? तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा मतलब हाथ लेता है, हारमोनियम हो गया। सितार जो हो गया आपका जो है सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा लेगा, मतलब हाथ से बजाएगा, हाथ का एनर्जी लेगा और ध्वनि देगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये सब क्वेश्चन जो है ऊर्जा संबंधित आपके लिए फेमस हो सकता है। डीआई मेंडलिव को श्रेय दिया जाता है, मतलब दमित्री मेंडलिव को जो है किसके लिए श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आवर्त सारणी के लिए। मेंडलिव जो होता है, मेंडलिव बोल सकते हैं, मेंडलिव ने ही सर्वप्रथम जो है परमाणु संख्या के द्रव्यमान संख्या के आधार पर, द्रव्यमान संख्या के आधार पर जो है आवर्त सारणी का खोज किया था। आवर्त सारणी के लिए इसे खास करके जाना जाता है। सबसे पहले डोब्रेनर आया था, त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड्स आया, अष्टक नियम दिया, फिर आपका जो है मेंडलिव आया, आवर्त नियम दिया, और अभी जो चल रहा है वो मौसले का आवर्त नियम चल रहा है। तो मौसले जो आया, जब मौसले आया तो मौसले जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिया है, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। पूछेगा मेंडलिव के समय टोटल कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। 63 तत्व को इन्होंने जो है उस समय अपने आवर्त नियम बनाया कि तत्वों का गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर होता है, कि जो आगे जाकर के इनका फ्लॉप भी कर गया। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए आपका जो है फेमस बनता है। अब अगले हम 40 से आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन है। 40 से आगे बात करते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, इसको जो है कन्वर्ट करना होगा वॉइस में या हिंदी में जी की, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। बात करते हैं इसमें वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये सब जीके का क्वेश्चन बनता है। तो अवधेश नारायण सिंह,
अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह जो है, अवधेश नारायण सिंह, ये वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, अवधेश नारायण सिंह। और इसमें आगे बात करते हैं, इसमें बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद जो है फिलहाल कितने राज्य में है, तो टोटल के टोटल इसमें जो है 6 राज्य में है। कौन कौन होता है बिहार विधान परिषद? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, कर्नाटका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और आपका बिहार, बिहार हो जाएगा। 1 2 3 4 5, और एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। मतलब यूपी बिहार, साउथ में चल जाइए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, और एक उधर का महाराष्ट्र हो जाएगा। ये बिहार विधान परिषद होता है। विधान परिषद जिससे बोल सकते हैं, सेंट्रल में राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो इसी तरह विधान परिषद और राज्य में बिहार विधानसभा होता है। तो उधर जो भी लगभग नियम जो राज्यसभा का होता है, वही सेम टू सेम नियम जो है विधान परिषद का होता है। विधान परिषद का हल्का फल्का चेंज होता है, इसलिए ये भी अस्थायी सदन है, ये भी अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, पर 2/3 सदस्य जो रिटायर होते रहते हैं इसमें, मतलब बहुत सारा कंडीशन जो इसमें मैच करता है। अगला बात करें, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। यह जो है मटर के पौधा, कौन पौधा? मटर के पौधा के आधार पर, मटर के पौधा के आधार पर जो है इसने जो है अनुवांशिकी का खोज किया कि वंश जो है, वंश जो चलता है वो जीन के प्रारूप, जीन ही आपस में संयुक्त होकर के अगले वंश का निर्माण करता है। ये सबसे पहले दमित्री मेंडलीव ने बताया था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व जो है 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला, 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। स्मॉल डेट की भी बात कर लेते, वो भी लिख करके लाए हैं कि स्मॉल डेट कब से कब था, 28 जुलाई से, 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, और नवंबर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। उसके बाद जेनेवा का संधि हुआ, और उसमें बहुत सारे जो है लोड जो है जर्मनी पे डाल दिया गया है। जी, माना जाता है कि इसमें लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए थे, 21-22 मिलियन लोग गायब थे, घायल थे, और 10 से 15 मिलियन लोग लापता हो गए थे। कितने, मतलब कि पूरा उजड़ गया था। ऐसे समझिए जैसे शरीर में कोई छोटा छोटा घाव होता है, इस युद्ध के बारे में ऐसे जानिए, छोटा छोटा घाव होता है तो उसका इलाज होते रहता है। जब डायरेक्ट बॉडी ही मर जाता है तो टोटल सन्नाटा हो जाता है। उसी तरह से जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, उसमें घायल हुए, पूरी दुनिया शांत वातावरण, जैसे एक सन्नाटा सी होता है, तो पूरी दुनिया शांत हो गया था। इसे बोला जाता है सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध कौन था, तो प्रथम युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था, जो सभी युद्ध को समाप्त कर दिया। जिसको छोटा छोटा भी वैमनस था, छोटा छोटा इस समय शरीर में दाग था, वो सब खत्म हो जाता है। कब? जब आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो सभी लोग शांत हो गए थे, किसी को किसी के साथ वैमनस नहीं रहा था। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार, ऑस्ट्रिया का राजकुमार को जो है बोस्निया में, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नांडिस था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नांडिस जिसे उत्तराधिकारी बोला जाता है, इसको जो है डेविड फर्नांडिस को, ये फर्डिनेंड को जो कि हत्या कर दिया था बोस्निया में, बोस्निया में। इसी कारण जो है एक से दूसरे पार्ट लिया, दूसरे को तीसरे, और जो है युद्ध हो गया प्रथम विश्व युद्ध। फिर 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में पूछता है, वो सब भी आपको रिवाइज कर लेना। मानो अपनी बूझ कहता रहता है, इसमें हिंदी का शब्द आ गया। सुरक्षा का तात्पर्य होता है ऑप्शन के अनुसार इसे मार सकते हैं। जी, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 21 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो भारतीय मूल की महिला कौन बनी जो द्वितीय अंतरिक्ष यात्री जो है इसमें जो है किया था? तो ये हो जाएगा आपका जो है कल्पना चावला। हाँ, कल्पना चावला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अब अंतरिक्ष से जान लेते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में जो है 1984 में जो एयरफोर्स में काम कर रहे थे राकेश शर्मा, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। भारतीय मूल की बात करें तो मूल में जो है हाल ही में सुनीता विलियमसन से क्वेश्चन पूछ सकता है। सुनीता विलियमसन सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला बनी, और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा स्पेस वॉक, मतलब स्पेस में टहलने वाले कौन है, तो वो हो गए सुनीता विलियमसन। अभी तक भारतीय मूल के कितने लोग अंतरिक्ष में गए वो हम लिख देते सबका नाम। तो राकेश शर्मा हो गए, राकेश शर्मा, कल्पना चावला जिनकी मृत्यु हो गया था स्पेस में ही, और आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, और राजा चारी, और हो जाएगा आपका अनिल मेनन, और आपका हो जाएगा इसमें एक सुनीता विलियमसन। इतने लोग अभी तक अंतरिक्ष में गए हैं। सुनीता विलियमसन, कल्पना चावला, राजाचारी और अनिल मेनन, और एक थे सुरेश बादला जो ऑर्बिटल में गए थे या बाहर नहीं निकले थे या ऑर्बिट में चक्कर लगाए थे। 286 दिन तक जो है सुनीता विलियमसन रहे थे, और
करंट का क्वेश्चन बना 19 मार्च 2025 को इन्होंने जो है लैंड किया था अर्थ पे जो है। सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले सुनीता विलियमसन बन गए। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1950 को हुआ था। 10 दिसंबर 1950 को। मानव के अधिकार को जो है 1950 को स्थापना हुआ था। मानव अधिकार के कोई सीमित नहीं, कितना मानव को अधिकार दिया जा सकता है, फिर भी शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये सब जो है मानव अधिकार है। और भारत में मानव अधिकार मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें आता है। देखिए अगला बात करते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु संयंत्र जो है आपका जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1961 में। वो क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो आपका आ जाएगा वो विकासशील है। भारत कैसा देश है? तो भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत आता है। देखिए तो भारत विकासशील देश है। बाकी अमेरिका जो है, अमेरिका और हो गया रूस हो गया, सब विकसित देश के अंतर्गत आता है। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ये सभी सहायक नदियां से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। बिहार में सोन, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी सब गंगा की सहायक नदी है। ये जो है विमाओ वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें जो है कि आपको बनाना होगा कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर करके।